डिजास्टर मेहता, ये नाम जहाज पर कैसे पड़ा? इट वॉज नॉट डिजास्टर, इट वॉज फकअप मेहता। सर आप कहते हैं द होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड, क्या इसका मतलब ये है कि आप बहुत बुरे हैं? यस, मैं बहुत बुरा हूँ, बिल्कुल हूँ। लोग कहते हैं कि आप मर्चेंट नेवी में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, खुशी है बहुत बढ़ाने की और बढ़ाएंगे। आप अपनी एकेडमी JMDI पर फेक रिजल्ट दिखाते हैं। आपके यहाँ सिलेक्शन होता है 50-60 बच्चों को और आप दिखा रहे हैं कि आपका 200-250 का सिलेक्शन हो गया। क्या कितना सच्चाई है इस बात मेरे पास टैक्स नहीं थे। पर? लोग कहते हैं कि आप एग्जाम सेंटर्स को हैक करवाते हैं। JMDI अकेडमी एग्जामिनेशन सेंटर हैक करता है। इतना पैसा आप लूट के कहाँ ले जा रहे हो और बढ़ा के रखा है सर आपने? मैं साफ बोलता हूँ, ग्रीडी आदमी हूँ यार। जब आप काफ़ी छोटे थे और मदर पास्ड हुए आप, तो सर उसके बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला? अभी तक की जर्नी तक के में बहुत बड़ा रोल मेरी मम्मी के संस्कारों का रहा है। और गॉड, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बस यही प्रॉब्लम है मेरे साथ। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक ऐसे इंपॉर्टेंट इंसान है जिन्होंने मर्चेंट नेवी फ्रेटर्निटी में बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करी JMDI अकेडमी, जहाँ से बच्चे IMSTT की कोचिंग लेते हैं। इनका एक फेमस यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये पॉडकास्ट देख भी रहे हैं, मर्चेंट नेवी डिकोडेड, जिस पे हमारे 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। साथ ही साथ अगर आपको मर्चेंट नेवी की जॉब्स नहीं मिल रही तो आप हमारी वेबसाइट merchantnavydecodedjobs.com देख सकते हैं। STCW कोर्स फाइंडर और हमारा ऐप है मर्चेंट नेवी स्टार्ट। और इसके साथ ही साथ GME और GP रेटिंग के लिए कोचिंग सेंटर है विच इज़ SMVD। वेलकम टू दी पॉडकास्ट प्रणीत सर। ओ गॉड, इतने सारे नाम तुमने गिना दिए साहिल। पहले तुम बता दूँ, अभी एक भी कामयाब नहीं है। सो कई बार लोग सोचते हैं कि ओ गॉड ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट टू स्टार्ट थिंग्स बट टू क्रिएट ए लेगेसी। एंड उसमें सालों घिसने पड़ते हैं और साल लग जाते हैं। सो जैसे तुमने सब नाम ले रहे थे, मुझे टेंशन हो रही थी, अरे यार ये तो बहुत ख़राब है, ये भी बहुत ख़राब है, अभी तो बहुत मेहनत करनी है, बैंड बजी पड़ी है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं कुछ बन गया हूँ, तो भाई बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, मुझे तो बहुत मेहनत करनी है, बट लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड सर हमने ट्राई करा है कि आपकी लाइफ के बारे में जितना जाने और थोड़ा सा हम आपको रोस्ट भी करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से सॉरी सर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मेरे को आप लोगों की तरफ से ही आए हैं कमेंट सेक्शंस में, तो उसके ऊपर हम ये पॉडकास्ट एंड Q&A एक साथ कर रहे हैं। तो सर आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कौन हैं, और आप अबाउट योर अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग सर। देखो, मैं शॉर्ट में करूँगा क्योंकि मेरे आई गेस मेरे तो वीडियोस हर कोई जानता ही है भाई, देहरादून का रहने वाला हूँ। बचपन में गरीबी, कंजूसी तो नहीं बोलेंगे, वो क्या कहते हैं, कर्जा, वो गजब तरीके से देखा। बट पिताजी ने एक चीज़ अच्छी करी, बट बढ़िया स्कूल में पढ़ाया। मम्मी छोटी सी उम्र में चली गई, उसके बाद बेटा नालायक था, पिताजी ने कर्जे पैसा उठा के दिल्ली फिटजी में पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ से कोचिंग ली, IIT तो क्रैक नहीं हुआ, बट उस बेसिस पे MERI कोलकाता में हो गया। इस बीच में जब IIT की कोचिंग ले रहा था, तब एक चीज़ जिन्हें समझ में आ गई कि अगर आप मेहनत करो कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जिसकी रैंक 1,24,000 थी, वहाँ से 5,484 रैंक तक पहुँचा मैं। सो मुझे एक चीज़ बच गई थी, मैं मेहनत करूँगा तो मुझे कुछ भी मिलेगा। कॉलेज में गए, पढ़ाई करी, वहाँ से प्लेसमेंट लिया, सीयरलैंड में नौकरी शुरू करी। कॉलेज में मस्ती ज़्यादा करी थी, पढ़ाई कम करती, इसका रिग्रेट है। पहले शिप पे गए, वहाँ पर बहुत दिक्कतें आई, बट वहाँ पर भी सीखा। ये सीखने को मिला कि फिर मेहनत करूँगा तो बहुत कुछ मिलेगा। इज्जत कमाने का शौक चढ़ा, इज्जत कमाई और जाट पे फटाफट एग्जाम देते चले, क्योंकि भूख थी, कर्जा उतारना था। और कर्जा उतारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जितनी ज़्यादा सैलरी, और सैलरी ज़्यादा कैसे होगी, प्रमोशन के साथ। तो फटाफट एग्जाम क्लियर करो, फटाफट झाड़ पे चढ़ो, फटाफट एग्जाम क्लियर करो, फटाफट झाड़ पे चढ़ो। चीफ एयर बने। शादी करने के बाद थोड़ा लगा कि यार घर पे भी टाइम देना है, और लगा कि यार कुछ अपना करते हैं, भूख थोड़ी ज़्यादा थी। फिर JMDI अकेडमी की शुरुआत करी। JMDI अकेडमी में स्टार्टिंग में तो ये था कि कभी शिप पे गए, कभी आए, कभी शिप पे गए, कभी आए। 2021 में मैंने ब्रेक ले लिया। मैं सोचा 2 साल के लिए नहीं जाऊँगा। ये नहीं सोचा, मैं आज भी नहीं बोलता कि मैंने सेलिंग छोड़ी। आई हैव नॉट क्विट सेलिंग। जिस दिन झूठ बोलना पड़ जाएगा, लगेगा कि लोगों को लूट रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, उस दिन चला जाऊँगा। ये पक्की तय है आज भी। तो एनीवेज फिर JMDI अकेडमी 2021 से नहीं गया, वहाँ पर आके मर्चेंट नेवी डिकोडेड की स्टार्ट। फिर साथ में SMVD आ गया, SW कोर्स फाइंडर आ गया, मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स आ गया, अभी फाइनेंस प्लानिंग आ जाएगी। ये चीज़ें जो लोगों को चाहिए, मैं उन सब की चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। और धीरे धीरे आई होप अगर इंटेंट क्लियर और ईमानदारी से काम करूँगा, कभी ना कभी तो कामयाब बन ही जाऊँगा। ठीक है। तो सर जैसा कि अभी आपने मेरे को बताया, जब आप काफ़ी छोटे थे और मदर पास्ड हुए, आप काफ़ी छोटे थे, मतलब मेरे को पता नहीं उस टाइम आपकी एज कितना थी। 14.5 साल। 14.5 साल। तो सर उसके बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला और आपके फादर का वहाँ से क्या रोल था सर आपकी लाइफ में? यार मैं तो बहुत नालायक था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल मैच्योर नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे अकल आई जब मैं दिल्ली में पढ़ने गया, और कोचिंग लेते हुए मुझे बिहार का जो मेरा रूममेट मिला, उसने मुझे बताया कि उसकी कंडीशन क्या है, और वो सत्तू पी के पढ़ाई करो, और हमारे पिताजी ने कर्जे पैसा उठा के हमें कितना कुछ दे रखा है फैसिलिटी में। तो तब मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे से बेगैरत आदमी कोई नहीं है। पर तब तक की बात करें, तब मैं उस टाइम पे यार 19 साल का रहूँगा, 18-19 साल का रहूँगा। तो 14.5 साल मेरी उम्र गई, और 18 साल तक मैं बिल्कुल जीरो। मतलब मेरी मम्मी की डेथ हुई, उसके बाद मैं कंचे खेल रहा हूँ, पतंग उड़ा रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ,
दादी ने पाला, दादाजी ने पाला, पिताजी ने पाला। मेरी बहन मेरे से ज़्यादा मैच्योर थी, दोनों बहनें। जो 6 साल छोटी थी वो भी मेरे से ज़्यादा मैच्योर थी, और बड़ी बहन तो जो 1 साल छोटी थी वो तो मैच्योर थी। तो यार आई लर्न वेरी लेट इन लाइफ, मतलब मुझे रियलाइज घर से दूर जाके मुझे एहसास हुआ कि मुझे घर वालों के लिए क्या करना है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं तो 12th क्लास में तो साहिल मेरे पापा मुझे चप्पल से पीटते थे और दूर कहीं गाड़ी खड़ी करते थे कि बस, मतलब एक्टिवा खड़ी करते थे अपनी, वो इटर्नो होती थी उस टाइम, कि बस मैं घर पे आऊँ कहीं भाग के आना जाए। और जैसे देखते थे मैं टीवी देख रहा हूँ, दूर से चप्पल लेके मारा और दादी मेरी मुझे आती ना मार ना मार, ऐसे करके होता था। सो वेरी मैच्योर, वेरी मैच्योर। सर मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपकी एक वीडियो देखी थी, इसमें आपने अपने केजी से लेकर 12th तक के सब रिजल्ट्स बताए, एंड उसमें आप बता रहे हैं कि आप लाइफ में फेल हुए हैं। तो कभी लाइफ में कैसा पॉइंट आया आपको लगे कि यार बस अब हो चुका है, मैं आगे कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मतलब कभी ऐसा लगा आपको? यार ये कभी नहीं लगा, क्योंकि तब मुझे, अभी मैं जब रिजल्ट देख रहा तब साला मुझे रियलिटी में एहसास हुआ कि यार मैं तो केजी में फेल हुआ हूँ। अब वो वीडियो मेरे बेटे ने भी देख लिया है, कहता है आप शायद नंबर तो मेरे आता, मैं डरा भी हुआ हूँ। तो ये भी बड़ी अजीब चीज़ चल रही। बट देखो यार, जब जागो तब सवेरा। मेरे केस में मेरे जीवन में चेंज तभी आया जब मैं 12th में तो नंबर ठीक, यार मैं पढ़ाई में ठीक था, मैं पढ़ता नहीं था, स्कूल अच्छा मिला हुआ था, गॉड वॉज काइंड। बट दी ओनली थिंग वॉज कि जब मैं 12th में जब कुछ नहीं मिला, उसके बाद फर्स्ट ईयर ड्रॉप लिया, कुछ नहीं हुआ। जब सेकेंड ईयर ड्रॉप लेके जब सब कुछ दांव पे लगा, दिल्ली चला गया, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। लेकिन जब वो रूममेट ने ज़िंदगी बदली, फिर देन आई गेस फिर एक भूख सी आ गई, और वो आज भी है अंदर। मज़े की बात है, तुम लोग सोचोगे, मुझे आज भी लगता है कि जब तक मेरे अंदर वो भूख है तब तक मैं कुछ ना कुछ आगे करता रहूँगा। और भूख पैसे की नहीं है, आप लोगों के साथ में पैसे की बात करता हूँ, बट भूख इज्जत कमाने की पैसे से ज़्यादा है। मतलब अगर जिस दिन बात कभी इज्जत की आएगी और पैसे की आएगी तो मैं इज्जत को पहले रख दूंगा। हाँ, मैं चाहता दोनों हूँ, लेकिन अगर कोई एक चीज़ है तो देन आई नीड दिस मोस्ट, मतलब इज्जत मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आई थिंक अगर इज्जत और लोगों का भरोसा कमाए तो पैसा आप कमा ही लोगे, राइट। क्योंकि इज्जत कमाइए, क्योंकि लोग आपको भरोसा करते हुए आपको इज्जत दे रहे हैं। तो अगर वो करिए तो लोग अपना पैसा भी लगाएंगे आपके ऊपर, 10 चीज़ और करेंगे, तो पैसा आ जाएगा। बट इज्जत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक बार इज्जत चलेगी या भरोसा टूट गया देन सब कुछ चला जाएगा। आज नहीं जाएगा, 1 साल बाद चला जाएगा, 2 साल बाद चला जाएगा, देन यू विल गो डाउन लाइक दिस। राइट। तो सर जैसा कि आप जब कॉलेज जा रहे थे तो आपने किसी एक वीडियो में मैंने देखा था कि आपकी दादी ने, उनका कुछ सोना था वो बेच के आपको भेजा, गिरवी रखा था, गिरवी रखा था। हाँ। तो सर जब आप आए, मतलब आपने उस सेक्रीफाइस को कैसे समझा, मतलब आपने उनको आगे जाके कुछ गिफ्ट दिया? यार तुम यार बड़े अजीब क्वेश्चन पूछे, इसमें रोना ही आ जाएगा। देखो मेरी दादी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और गॉड मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बस यही प्रॉब्लम मेरे साथ। अभी दादी को याद करो इसलिए हो रहा है। देखो दादी ने बहुत कुछ किया। तो मेरे जब दादाजी गुजरे सन 2000 में, हमारी हालत बहुत ख़राब थी, बट दादाजी ने कुछ कुछ जोड़ा था, दादी को पता था, घर में पापा को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। तो मुझे याद है कि उनके पास आखिर में कुछ थोड़ा ही सोना बचा रह गया था, बाकी धीरे धीरे करके निकलता ही चला गया यार। तो जब मैं शिप पे जाने वाला था और आखिर में वो 25,000 रुपये चाहिए थे, कॉलेज, सॉरी शिप कह रहा हूँ, कॉलेज जाने वाला था, तो 25,000 रुपये स्टार्टिंग में देने थे रेशन की, भैया अब जाओ, फिर बैंक का लोन मिलेगा, तुमने फेस किया होगा, तो फिर बाकी पैसा हम दे देंगे। अब वो 25,000 थे यार, सॉरी यार एग्जैक्ट मुझे याद ही, शायद 50,000 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 25,000 के लिए वो दादी ने पूरे अपने कड़े 4-5 चीज़ें जो थी वो गिरवी रखी, जिसको मैंने 4 साल नहीं 5.5 साल बाद सेलिंग करके, जब मेरी पहली सैलरी जो थी 17,500 रुपये पर मंथ में जोड़ के मैंने वो सोना छुड़वाया था, जिसके लिए शायद मैंने 65,000 रुपये, शायद 25,000 में रखे थे और 65,000 में छुड़वाया था, जो मुझे याद है। तो तब मेरा दादी का वो सोना छूटा था। तो जो मेरी पहली सैलरी थी उसमें सबसे अच्छी चीज़ बरकत किसे कहते हैं, कि आपका पैसा सही जगह लग रहा है, गलत जगह लग रहा है, बीमारियों में लग रहा है तो ख़राब जगह लग रहा है, और अगर सही जगह पे लग रहा है तो बरकत कहते हैं। तो वो शायद बरकत थी कि वो सोना पहली बार हमारे घर में वापस आया, वरना हमारे घर से अगर कभी सोना गया तो कभी वापस नहीं आया था कभी जीवन में। वो गया तो गया, चाहे वो गिरवी पड़ा है कैसे भी पड़ा, तो वो वापस आया था। तो दादी उसी में बहुत खुश थी। और उसके बाद एक चीज़ और अच्छी थी कि मैंने दादी का खर्चा बांध दिया था, तो हर महीने उनको कुछ फिक्स पैसे मिलते थे, जिसमें वो फिर दादी लोगों के घर जाके बैठती थी। तब क्योंकि नए नए पैसे, जब कोई नया नया अमीर बनता है ना, उसका शौक अलग दिखेगा आपको। वो नया नया अमीर बनेगा तो वो सोने की चेन भी पहनेगा, वो शो ऑफ भी करे, घड़ी पहनेगा। तो मेरी दादी थोड़ी थोड़ी नई नई अमीर बनी थी, तो सामने के घर में जाके कहती थी, हुण तुसी भी अपना घर दी पुताई करा लो, असी भी करा लीती है। हैरी समझेगा पीछे बैठ के, चलो तुसी माता जी, सामने माता जी रहते, कहती तुहानू मैं घुमा के लैनी, तुसी मेरे नाल चलो, हुण मैनू कोई दिक्कत नहीं, मणि मेरा खर्चा देंदा। तो दीज वर द थिंग्स दैट आई एम रिमेंबरिंग राइट नाउ। तो ये चीज़ थी, ये थोड़ी बहुत चीज़ें रही हैं जो बट वो शायद जल्दी चली गई। मैं 3rd इंजीनियर था जब वो पास। तो सर जैसे किसी ने मेरे को ये बात बता दी कि जब आप कॉलेज जा रहे थे फर्स्ट टाइम और आप देहरादून से ट्रेन पकड़ रहे थे, तो आपके ऊपर कुछ इतना कर्जा था कि लोग आपको मारना और नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब लोग रेलवे स्टेशन में पहुंच गए थे। हाँ, कि मेरा दोस्त मेरे साथ आया था, वो हैरान था कि चल क्या रहा है जीवन में। मतलब 2-3 लोग यार वहाँ पहुँच गए,
और पापा कह रहे हम तेरे बेटे को जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, इससे याद आया, एक बार पापा के साथ ही पॉडकास्ट करेंगे, करना बनता है, ठीक है। तो हम तेरे बेटे को जाने ही नहीं देंगे यार। उस टाइम तो फिर पिताजी वैसे मेरे नहीं बोलते, उस दिन तो भिड़ गए, भाई बेटे की ज़िंदगी बहुत सब कुछ है। तो मतलब कैसे ट्रेन पे चढ़े हम ही जानते, और तमाशा चल रहा है रेलवे स्टेशन पे, बताओ गजब तरीका चल रहा है। बट ये भी हुआ है यार। देखो ये जितनी भी चीज़ें ना अब सुनने में अच्छी लगती है, बट उस टाइम बड़ी खराब थी। बट दीज आर लर्निंग लेसन्स ऑफ लाइफ, राइट सर। यू लर्न। और मैं अपने आप को मोर मैच्योर फॉर फ्यूचर। सी व्हेन यू स्ट्रगल, जब तुम साहिल जब दिल्ली से आते हो और मैं पूछता हूँ तुम किस बस से आए, तुम बोलते हो सर वो नॉर्मल 3.5 साल की बस, तो मैं खुश होता हूँ। मैं नहीं कहता भाई तू वॉल्वो से, मैं खुश होता हूँ तेरी स्ट्रगल देख के, आई एम हैप्पी बिकॉज द थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ दे विल मेक यू अ बेटर पर्सन टुमारो, आई श्योर यू दैट, राइट सर। एंड इट विल हैपन समडे। तो स्ट्रगल्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ यू टेक देम ऑल्सो मैटर्स। कई बार जब स्ट्रगल्स आती है आदमी दब जाता है, अरे यार नहीं हो पाएगा, और एक आदमी तो सोचता है कि यार इसे बढ़ा के लेके जाना है। सो आई गेस आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द राइट पीपल, राइट सपोर्ट सिस्टम। शायद इसलिए शायद मैं पॉजिटिव सोच पाया और शायद पॉजिटिव कर पाऊंगा जीवन में आगे। बट दिक्कतें आदमी को मजबूत बनाती है। सो ऑल दोस पीपल दोज आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान तो घबराओ नहीं, बस उसका डट के सामना करो। ये बताओ जोमेटो में काम करते करते JMD की फीस दे रहा है, मैं खुश। अभी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, बताओ यहाँ पर भी नौकरी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, अभी थर्ड मिनट के एग्जाम निकाले, मैं और खुश। मैंने बोला और काम करो, सीखो, मेहनत करो, घबराओ नहीं। सर ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में, जैसे आप दिल्ली गए कि आपकी जो रैंक IIT में 1,22,000 आ रही थी, वो अचानक से एक साल में इतना बड़ा जंप, सीधा 1,22,000 से 5,000। मेरी और अच्छी रैंक आ जाती भाई, मैं IIT में सिलेक्ट हो जाता अगर मैं आखिरी के 1 महीने और फोकस रहता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब मेरा स्क्रीनिंग में हो गया और मेरे रूम से किसी का नहीं हुआ, मतलब मेरे पूरे फ्लैट में से किसी का नहीं हुआ, 8-10 बच्चे रहते जो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया या मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली। तो मैंने कहा इनका तो हुआ नहीं, मेरा कैसे होगा मेंस में। तो मैं जब मुझे मेंस की तैयारी करनी थी तब मैं AI-EEE की तैयारी में लग गया, वरना मैं श्योर शॉट हूँ कि मैं 3,000 के नीचे रैंक खींच लेता। मुझे सिर्फ 7-8 नंबर और चाहिए थे बस, और मैं ले आता। सो क्या हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। रूममेट बिहार का था, दरभंगा जिले का रहने वाला, बहुत मेहनती, उसकी 1900 रैंक आई। वो यार जब देखो 16 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है। तो उससे एक दिन मैंने पूछा तो इतना पढ़ कैसे लेता, कहता है पिताजी ने ज़मीन बेची है, यहाँ पढ़ने भेजा है, हमारे गांव में ना बिजली ना पानी है, या मुझे बिजली भी मिलती है, पानी मिलती है, मुझे और क्या चाहिए। एंड यार दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, एंड आई हैड पीपल टू लुक फॉरवर्ड टू, कि यार वहाँ का माहौल अलग था, कि यार हर कोई IIT में 1400 रैंक, 500 रैंक की बात कर रहा है, 1000 रैंक की बात कर रहा है, 100 रैंक की बात कर रहा है। तो मेरा माहौल बदला, मेरा फ्रेंड सर्कल बदला, सब लोगों को पढ़ते दिखा तो मेरे अंदर ही पढ़ने की लालसा जागी। फिर मेरा रूममेट को देख के मुझे शर्म आई कि यार मैं अपने माता पिता के साथ क्या कर रहा हूँ, पिताजी के साथ क्या कर रहा हूँ। सो आई थिंक समथिंग चेंज विद इन, एंड आई गेस आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। और जब आप मेहनत करते हो, जब आपको रिजल्ट मिलता है, फिर नशा होता है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर अच्छी रैंक आनी शुरू हुई, बैच में नाम होना शुरू हुआ, तो और मज़ा आया। तो देन थिंग्स चेंज। एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये रियलाइज़ किया कि दुनिया में मेरे ऐसा गधा अगर मेहनत करे तो कुछ कुछ कर सकता है, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, बस मेहनत सही दिशा में करो, लगातार लगे रहो। सर जैसे आप जब अपनी फर्स्ट शिप पे गए, तो जैसे आप बता रहे हो मेरे जैसा गधा, तो आप शिप पे गए, मैं फिर गधा था। आप काम में अच्छे नहीं थे, तो आपको लोग डांटते भी होंगे, गालियां पड़ती होंगी, तो आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया है सर शिप पे? ये शायद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहे हैं। ये पार्ट आप अगर मेरी बातों से रियलाइज़ करोगे, मैं यहाँ भी गधा बोलता अपने को, यहाँ भी गधा, मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का गधा रहा हूँ। तो जब मैं कॉलेज में गया, वॉज ब्लेस्ड टू जॉइन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, बट वहाँ पर कुछ सीनियर ऐसे मिले जिन्होंने बोला भाई पढ़ाई करने की जरूरत है, नौकरी तो लगी जाती है यहाँ से 100%। हम उनकी भावनाओं में बह गए। तो हमने बोला कुछ नहीं, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फेस्ट में जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, स्टड बनेंगे, स्पोर्ट्स में खेलेंगे, वो सब किया, बट साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए थी। बट एनीवेज प्लेसमेंट हो गया, टॉप नॉच कंपनी में हुआ। शेयरलैंड उस टाइम पे सबसे पहले आती थी, टॉप नॉच कंपनी मानी थी, वहाँ हुआ। जब शिप पे गए तो नॉलेज नहीं थी, कब तक चलेगी भाई। कॉलेज में तो रट तोत के काम चल जाता था, इधर उधर देख के काम चल जाता था, कुछ भी करके काम चल जाता था, रैंक आ जाती थी। जब शिप पे गए तो यार 3 महीने में हवा टाइट होगी। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबको अगर मेरे साथ हुए सबके साथ होता है, क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ते हो थ्योरी होती है, शिप पे जाके इट्स अ रियल लाइफ जहाँ पर यू आर गेटिंग पेड, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है। तो अगर मेरे साथ हुआ तो नॉर्मली हर किसी के साथ होता है, और वो बदकिस्मत है जिसको पहले जहाज पे जिसकी बैंड नहीं बजते, मैं बता दूं, क्योंकि पहले जहाज पे बैंड बजना जरूरी है। पहला जहाज आपको हार्ड कोर बना देता है पहले जहाज पे। तो वो गालियाँ खाई, बहुत बार जहाज से कूदने का मन करा, एक बार तो कूद ही जाता, बट भगवान ने बचा लिया। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं वहाँ से हीरो बन के निकला था। पहले 3 महीने मुश्किल थे, लेकिन उसके बाद लोग बदले, मेरे सर्कमस्टेंसेस बदले। तो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि अगर लोग भी बदल जाते हैं और आप पुराने हो जाते हैं, तो भी आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है, तुम भी मानोगे बात। तो वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है। इसलिए अगर आप भी शिप पे हैं और आपको लग रहा है कि आपके साथ हैरेसमेंट बुलिंग हो रही है, जस्ट स्टे देयर, जस्ट बी देयर। तुम्हारा वक्त बदलेगा। अगर मेरा बदला है, तुम्हारा भी बदलेगा। सर डिज़ास्टर मेहता
ये नाम जहाज़ पर कैसे पड़ा? मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर चलो आज बोल देता हूँ, इट वॉज नॉट डिजास्टर, इट वॉज फकअप मेहता नाम था, कि जहाँ जाता है वहाँ फकअप कर देता है, यहाँ कांड कर देता है, बट मैं कहीं इसलिए मैं डिजास्टर मेहता बोलता था। देखो जब आपको काम नहीं आता लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंस में काम करते हो तो उससे बड़ा डेंजरस आदमी जहाज पे कोई नहीं होता है। तो हमें काम आता नहीं था लेकिन हम कॉन्फिडेंस पूरा था, पता नहीं कहाँ से, देहरादून से आया या कॉलेज से मिला, मुझे नहीं पता कहाँ से मिला। तो ये करना है, यस सर, पाना लेके जाएंगे, करेंगे और चीज़ों को हाथ में लेकर आ जाएंगे। फ़िल्टर करने गए, फ़िल्टर खुला है, पूरा तेल बाहर निकाल दिया, फ्रेश वाटर जनरेटर को पूरा उड़ा के रख दिया है, जनरेटर के अंदर दिक्कतें कर दी, इंडिकेटर कॉक तोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें करी और धीरे धीरे लोग मेरे से डर गए। उन्हें लगा या तो ये आदमी बदकिस्मत है या ये आदमी बहुत खतरनाक है। तो मुझे धीरे धीरे सिर्फ 2 ही काम मिलते थे, झाड़ू पोछा और पुताई। इस काम में फकअप करने का चांसेस बहुत कम थे, बट हमने वहाँ भी कलेश काटा। सो वक्त ख़राब होता है, ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ, बट स्टे ऑन, यू विल मेक मिस्टेक्स, डोंट गिव अप, डोंट क्विट। एक बड़ी चीज़ साइल सिंपल चीज़ बताऊंगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कभी अगर ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट हो, बहुत और कॉन्फिडेंट हो, लगे वक्त बहुत अच्छा है, ये मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और ये टीम को भी याद दिलाता हूँ। और जब कभी बहुत दुखी होता हूँ तो भी नॉर्मल हो जाता हूँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए अपनी टीम को कहता हूँ कि ज़्यादा खुश मत हुआ करो जब खुशी आए, संभालो, और ज़्यादा दुख मत हुआ करो जब दुख आए, संभाला करो। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि शिप पे कुछ तो इंसिडेंट आया था कि जहाँ आपका मन कर गया जहाज़ से कूदने का, मतलब क्या हुआ था उस टाइम? यार देखो वक्त बहुत ख़राब चल रहा था, नाम बहुत ख़राब हो चुका था। चीफ इंजीनियर एक दिन मुझे काम पे लेके गए और उन्होंने बोला कि यार ये ना, ये तेल है, इसके अंदर एक मैग्नेट है, इस तेल को डाल के आ जाओ, मैग्नेट नहीं जानी चाहिए। समझ गया मैं। फिर बोले अरे प्रणीत सुनो ध्यान से, मैग्नेट नहीं गिरनी चाहिए, सिर्फ तेल गिरा के आना है। मैंने बोला यस सर। फिर जैसे गधे को बोला जाता है, गधा भी नहीं गधे का भी गधा, अरे सुनो प्रणीत, मैग्नेट नहीं गिरनी चाहिए, सिर्फ तेल गिरना चाहिए। अब मुझे बहुत ख़राब लगा, मैं क्या इतना गधा हूँ, इतना स्टूपिड हूँ कि मुझे 3 बार ये इतनी बेवकूफ़ चीज़ बोली जाए। अब ये मेरे दिमाग में चल रहा है, तो करते करते मैं बिल्कुल भूल गया कि मैग्नेट तेल के अंदर है। तो पाइप के अंदर तेल डालने गया और उसी टाइम पे मैग्नेट भी साथ में चली गई, क्योंकि दिमाग कहीं और था। वो ज़िंदगी के वो 3 सेकंड ऐसे थे, बहुत सारी स्ट्रगल्स देखे, बहुत सारे देखे, जब मुझे सबसे पहले, जब मैंने पहली बार सोचा कि मैं जहाँ से कूद जाऊँ कि मैं आप चीफर को फेस नहीं कर पाऊँगा, और मैं कूद जाता। मुझे तो इंजन रूम से भी निकाला गया है 2-3 बार धक्के देके कि इज़ अ डिज़ास्टर ऑन शिप। बट किस्मत कैसी थी, एक फिटर था जो मुझे बहुत चढ़ाता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने देखा मेरा मुंह बिल्कुल लाल हो गया है, बोला क्या हुआ, और ढंग से इज्जत दे के बात नहीं करता था मुझे, क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, अब और ख़त्म का वो मैग्नेट जो अंदर चली गई। अब मैग्नेट थी और पाइपलाइन लोहे की थी, तो वो चिपक गई थी, मैंने नहीं देखा था। कहता है चिपकी तो ये देखना। उस फिटर को आज भी नहीं पता उसने मेरी जान बचा ली थी, वरना परनीत मैं तो दौड़ के जाते, जहाँ से कूद जाते। कई बार वो इंसिडेंट्स आते हैं, बट मैं दिस वॉज द क्लोजेस्ट थिंग वेर आई कुड हैव। जब इज्जत जाती है सब, मैंने कोई मुझे बोलता है, तो मैंने बोला ना तुम्हें इज्जत या पैसा, मैं बोलता पहले इज्जत, साथ में पैसा मिल जाए वेरी हैप्पी, नहीं मिल रहा तो यार इज्जत पहले चाहिए, क्योंकि पैसा मैं बना लूँगा, इज्जत गई तो सब कुछ चला जाएगा। और मैं वहाँ से इज्जत का बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, तब से चल रहा है इज्जत के लिए भूख। नेक्स्ट जैसे कि मैं आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो उसमें वहाँ पर मैंने देखा कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो कोई टॉप शिपिंग कंपनीज़ को हेड कर रहे हैं, कोई आईआईएम चला गया। उस टाइम पर सर आपकी सैलरी लगभग 10-11 लाख रुपए महीने थी। उस टाइम आपने क्या सोच के सर एक अकेडमी स्टार्ट किया, जेएमडी अकेडमी, मतलब क्या आपके दिमाग में था? क्योंकि ज़िंदगी भर आप कर्ज़ों में दबते आए, तब जाके आपके कर्ज खत्म हुए और फिर अचानक से इतना बड़ा डिसीजन क्या? देखो मैंने एक चीज़ जानी है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और अगर आपका बिज़नेस चल जाए तो बिज़नेस कैन गिव यू मच मोर रिटर्न्स देन एनी काइंड ऑफ सैलरी कैन, ये आप सबको मानना पड़ेगा। लेकिन 100 में से शायद कोई एक चलता है या 1000 में से कोई एक चलता है, उस लेवल तक जाता है। बट अगर चल जाए तो दैट कैन गिव यू इमेंस रिजल्ट्स। सो मैंने भाई, मैं तो जब तक मैं चीफर बना तो मेरी सैलरी चाहे तुम 8-9 लाख 10 लाख जो भी बोल रहे होगी, बट मैंने बनाया तो कुछ नहीं था, क्योंकि तब तक मैं कर्जे उतार रहा था भाई। मैंने सेलिंग 2021 में तब छोड़ी, मतलब 2 साल का गैप लिया था ये सोच के कि अब मुझे कोई लोन नहीं देना। मेरा घर भी तब तक मैंने लिया था, लेकिन अभी कर्जा चल रहा था, तो मेरी तो अपनी कोई मुड़ी थी नहीं जब मैंने सेलिंग छोड़ी। तो आई वॉज फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी थिंग्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई काउंटर पार्ट्स, एवरीबडी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई वॉज कम्पीटिंग विद एवरीबडी, बट हाँ इज्जत प्यारी है, तो मैं ऐसा चाहता था कि अगर मैं दोस्तों के बीच में बैठूँ तो यार बराबरी का मामला हो, कभी भी ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही, ये मेरे मन में थी चीज़। तो मैंने बोला ऐसी क्या चीज़ करें, तो फिर दिमाग में सिर्फ बिजनेस है, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे कि कुछ बड़ा इन्वेस्ट कर सकें। तो फिर बस दिमाग में कोचिंग इंस्टीट्यूट था, कहते हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बस वहाँ से, क्योंकि सबसे कम में स्टार्ट हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया। सबसे सस्ते में किराए की ज़मीन, किराए का वो बिल्डिंग, सबसे सस्ती बिल्डिंग 20,000 रुपये किराया था उस टाइम पे, या 17,000 रुपये 18,000 रुपये।
बाकी वहाँ पर 3 कुर्सियाँ 18-20 कुर्सियाँ लगाई, शुरू करो कोचिंग इंस्टीट्यूट, बस मेहनत बहुत करें, लगे रहे। सर विजन क्या था आपका GMD स्टार्ट करने के पीछे? यार देखो, जब GMD स्टार्ट करी तब ऐसा कोई विजन नहीं था, बट हमेशा से ये था कि यार लोगों को गाइडेंस और हेल्प मिले, जो अब मैं 7-8 साल बाद देख पा रहा हूँ। जैसे मर्चेंट नेवी स्टार्टअप बन गया, आज गाइडेंस मिल पा रही, ये मेरा तब से था। मर्चेंट नेवी डिकोडेड एक यूट्यूब चैनल है, लोगों को गाइड कर रहा है। अब मर्चेंट नेवी डिकोडेड फॉर सेलर्स, ये मेरा तब से मन में था कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसको मैं एक तो लोगों की हेल्प भी करूँ और साथ में मोनेटाइज भी कर पाऊँ। देखो पैसा बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं सिर्फ बोलूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम बाद रह जाएगी। अगर मैं या तो मैं शिप पे चला जाऊँगा तो रह जाएगी, या फिर यहाँ पर रह रहा तो मैं कुछ गलत काम है, क्योंकि मुझे अपनी तनख्वाह भी तो निकाल रहे हैं, सैलरी भी तो निकालनी है, पैसे भी तो बनाने हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ जिसमें मैं लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ और साथ में पैसे बना पाऊँ। तो मुझे पता था कि मुझे कभी कोई एजेंट नहीं बनना, दलाल नहीं बनना है, मुझे 5 लाख रुपए लड़कों से कमाने, मुझे इज्जत का काम, सही तरीके का काम करना है। तो स्टार्टिंग में 6 बच्चों के साथ स्टार्ट करा, बट हमेशा था कि लोगों की, और अब तो आज भी मैं यही करता हूँ। मैंने जितनी भी चीज़ें स्टार्ट करी वो सब ऐसे ही स्टार्ट हुई कि मुझे लगा कि लोगों की ज़रूरत है तो मैंने करी। SMVD मरीन एकेडमी भी ऐसी बनी, उसमें GP रेटिंग ऑफलाइन कोचिंग मैंने कभी सोची नहीं थी, लेकिन बच्चे को बोल रहा हूँ यार तू TS रमा नूसी को वो ग्रेट टीचर की तैयारी कर, बच्चा कह रहा है मेरे वो फिर एजेंट की जगह। मैंने बोला यार तू कम से कम चल यार ऑफलाइन कोचिंग के लिए आओ, पढ़ो, सही जगह से निकालो। इस तरह से GME के लिए भी यही हुआ। जब GMD के बाद मर्चेंट नेवी डिकोडेड के थ्रू ये SW कोर्स फाइंडर इसलिए बना क्योंकि तुम्हारे तो मैसेज आया था एक दिन, सर ये कोर्स करना है। मैंने कहा यार प्रॉब्लम है, मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स में कितने लोग हैं जो आज के डेट में जॉब्स के लिए दिक्कत। फिर आज से 2-3 साल बाद वो वेबसाइट बहुत अच्छी हो गया है, प्रॉमिस, बट वी हैव स्टार्टेड विद दैट। मैं अब CFAS को इंश्योरेंस बेचना चाहता हूँ क्योंकि लोग लेते ही नहीं हो, उन्हें भरोसा ही नहीं है। मैं भरोसे वाली चीज़ दूंगा, मैं उन्हें म्यूचुअल फंड बोलूँगा कि तुम करो, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ करो, लेकिन वो मेरा काम है। तो पेन पॉइंट्स लोगों के लिए मेरी हमेशा से 2 चीज़ें रही हैं, एक तो लोगों को सच्चा सौदा दूँ, सही चीज़ दूँ, और उसमें मैं मोनेटाइज कर सकूँ कि मैं पैसा बना सकूँ, क्योंकि प्रॉफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर जैसे आप हर बात में कोई भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं उसका एंड करते हैं आप हमेशा माता रानी का नाम लेते हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आप क्यों ऐड करते हैं सर? ओके चलो, क्या हुआ यार, जब मैं फर्स्ट शिप पे था एज अ सेकंड इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, वहाँ पर मेरे साथ एक सेकंड इंजीनियर थे चंद्रपाल सिंह चहाड़। वो हर चीज़ में हरिओम बोलते थे, हरिओम, 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 हरिओम। तो उनको देख के हर कोई हरिओम 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 करता था। तो उनका नाम चंद्रपाल चहाड़ था, लेकिन उनका नाम हरिओम पड़ा था। सर मेरा जय माता दी पड़ गया। वो जब शिप पे आए उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं सुसाइड कमिट करने वाले जहाज से कूद जाता, उन्होंने आके बोला इस कैडेट की ज़िंदगी मैं बदलूंगा, और यकीन मानिए 3 महीने में मैं उस जहाज से हीरो बन के निकला। तो वो मेरे लिए, मैं कभी मिला नहीं उनसे उसके बाद कभी, लेकिन आज भी मेरी वो दुआओं में वो हैं। तो वो मेरे लिए हीरो थे, तो मैं उनकी तरह आप आइडलाइज कर उनकी तरह बनना चाहता था। फिर मैं वैष्णो देवी गया, तो वैष्णो देवी में रास्ते जाते जय माता दी करते हुए आप आते हो। तो जब मैं उतरा तो आने के बाद मैंने 2-3 बार जय माता दी बोल रहा था, एक ने बोला भाई वैष्णो देवी से आया क्या जो जय माता दी कर रहा है। तब मुझे लगा यार कि क्या मैं सिर्फ वैष्णो देवी से आऊँ तभी जय माता दी करूँगा, ऊपर से हरिओम जी का तड़का लगा हुआ था। मैंने बोला आज से हम जय माता दी बोलेंगे गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग की जगह। और अब यार वो आदत बन गई है, अब वो ऐसी आदत बन गई है कि अब वो जाए नहीं जाएगी, और मैं क्यों जाने दूँ। तो भैया हम गुड आफ्टरनून नहीं बोलते, हम जय माता दी बोलते हैं। तो वहाँ से चीज़ें, गॉड हैज़ बिन काइंड। मैं यार कोई माता का भक्त नहीं हूँ, कोई भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं घर पे पूजा पाठ बहुत कम करता हूँ, लेकिन शायद दिन में 500 बार जय माता दी बोलता हूँ, और कोशिश करता हूँ लोगों को मिसगाइड ना करूँ। बस यही मेरे कर्म है, और भगवान से मैं डरा रहता हूँ, क्योंकि मैं पैसा भी बनाना है। तो लालच कितना बैलेंस करना है, कैसे करना है, ये कई बार आदमी को डरा रहना चाहिए। जो मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम्हारे अपनी टीम को कहता हूँ कि यार लालच उतना रखो कि जो कि भगवान भी हजम कर सके, हम भी कर सकें, क्योंकि कब वो कमाई हलाल की हराम की बन जाएगी पता नहीं चलेगा। और जिस दिन वो हराम की बन गई, वो पैसा पूरा का पूरा जाएगा बर्बादी में, लीगल में जाएगा, और बीमारियों में जाएगा, अस्पतालों में जाएगा। तो यकीन करो, जब भी मैं वो आजकल मैं फिजियोथेरेपी भी कराता हूँ ना, कमर में डर लगता है यार किसी की तो हाय बददुआ लग गई है, मुझे डर लगता है हाय बददुआ से बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है सर। जैसा कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप बोल रहे थे कि IMU CT को इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है सर। फिर आप ये कोचिंग सेंटर भी चला रहे हो, और रिसेंटली कोई तो स्टार्ट्स देख रहा था मैं, वहाँ पे लिखा था कि इस साल अराउंड 35-40 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहोगे? यार IMU CT बिल्कुल मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, मैं तो हमेशा मानता हूँ, बट मैं साथ में ये भी मानता हूँ कि यार मैंने तो एक चीज़ बनाई है कि जो खुद से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। राइट। कोई होशियार है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप है, पढ़ो चीज़ें करो, लेके चले जाओ। मर्चेंट नेवी डिकोडेड, अब तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप है, डिकोडेड चैनल की जरूरत नहीं है। अगर तुम IMU CT में हो, GP रेट, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी गाइडेंस, अब तो क्विज से लेकर हर चीज़ वहाँ पर फोकट में मिलेगी। तुम करने वाले बनो ना, तुम एकलव्य बनो, तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य की जरूरत है ही नहीं। एकलव्य बनो, फ्री में सीखो, बट जिद्दी बनो। लेकिन जो नहीं कर पा रहा देन ही हैज़ टू पे। अब वो नहीं कर पा रहा लेकिन वो करना चाहता तो क्या करे, चल भाई यार तुम बुक ले लो यार, बुक से नहीं हो रहा, चलो यार तुम लोग ऑनलाइन कहीं से कोचिंग ले लो, तुम्हें लगता है नहीं यार GMD भरोसा, तो फिर ऑफलाइन आओ। बट हर चीज़ का देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड। तुम अपने आप नहीं कर पाया, तुम्हें लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, माँ बाप को लगता है यू हैव टू पे फॉर इट।
अगर कोई खुद से करना चाहता है तो वाई नॉट, करो ना यार, किसने। और इसीलिए चीज़ बनाई। और देखो भगवान ने भी चीज़ें रिटर्न में दी। मैंने जितना लोगों को दिया उतना मुझे मिला। मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी, बांटनी शुरू करी, देना बिल्कुल फुल फ्लैम। मैंने बोला सारी चीज़ें लोगों को दूंगा। ये नहीं सोचा कि यार GMDA वाला बच्चा अलग है, इनको अलग, इनको अलग। मैंने बोला इन्फॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए। तो भगवान ने देखो ना यार, GMDA भी ग्रो कर रहा है माता रानी के नाम से, लोग भरोसा कर रहे हैं। Yes, sir. बस वो भरोसा टूटे नहीं, चाहिए। उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। वरना बड़ा सिंपल था, बोल देता 260 बच्चे निकले हैं इस बार, वाओ। लेकिन आई गेस हम हिंदुस्तान में एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि बोले 260 आउट ऑफ 580 निकले हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसको और बेहतरीन करना। और पेरेंट्स फिर भी अपने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये ईमानदार है। Yes, sir. ये झूठ नहीं बोल रहा, उन्हें भरोसा है कि ये गलत नहीं करेगा। और मेरा काम अपनी टीम के साथ ये मानना है कि हर दिन इंप्रूव करो, एक दिन तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। बट अगर तुम ये मान लोगे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम कभी जिंदगी में अच्छा कर ही नहीं सकते। और मैं कभी JMDI, SMBD, डिकोडेड, कोर्स फाइंडर कहीं पर कभी नहीं बोलूँगा कि हम अच्छा कर रहे हैं। मैं बोलूँगा वी हैव टू डू बेटर। मेरे से कभी नहीं सुनोगे क्योंकि कभी अच्छा होता नहीं है यार। यू हैव टू ऑलवेज कीप मेकिंग इट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। द मोमेंट यू गेट सेटिस्फाइड यू जस्ट गेट लॉस्ट। तुम कभी इंप्रूव नहीं करोगे। इंप्रूवमेंट, चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सर आप कहते हैं द होल वर्ल्ड इज़ गुड एंड आई एम बैड, क्या इसका मतलब ये है कि आप बहुत बुरे हैं? मैं बहुत बुरा हूँ, बिल्कुल हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी कमी है, अभी भी जल्दबाजी मेरे अंदर एक कमी है। मेरे अंदर ये कमी है कि मैं कई बार टीम के साथ रूड हो जाता हूँ। मेरे अंदर ये कमी है कि मुझे सारा काम एक साथ चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। मैं कई बार मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ यार, मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ, बिजनेस में बहुत टाइम दे रहा हूँ। तो मेरे अंदर बहुत सारी कमी है। अगर मैं ये मान लूँ आई एम वेरी गुड तो दिक्कत है। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो इंप्रूव कैसे करूँगा? होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड का मतलब है कल को तुम्हारे और मेरे बीच में साहिल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, Yes, sir. रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो पहली चीज़ है मानना ये कि यार मेरे से क्या गलती हुई कि चीज़ नहीं होती, अपना पर्सपेक्टिव समझ। और दूसरे की पर्सपेक्टिव, उसने ऐसा क्यों मेरे से रिश्ता तोड़ा। तो होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड के अंदर जब मैं सोचूंगा तो मैं साहिल का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करूंगा। फिर मुझे लगेगा नहीं यार गलती तो मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं चीज़ें ठीक करूंगा। रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। राइट। तो कभी भी कोई क्लैश हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो, 90% चांस होता है कि वो चीज़ें ठीक हो सकती है अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर लो, चीज़ों को ठीक करो। देयर इज नो आई मीन सेइंग सॉरी, राइट सर। बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद इन। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड। और अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि दैट आई हैव टू इंप्रूव सर्टेन थिंग्स, आई विल नेवर बी एबल टू डिलीवर बेटर। कॉपी इट। सर आपके मैं मोस्टली पोस्ट या फोटोज़ पे कमेंट देखता हूँ, लोग कहते हैं कि आप मर्चेंट नेवी में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, क्या सच्चाई है सर इस बात पर? हाँ बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, खुशी है बहुत बढ़ाने की, और बढ़ाएंगे। अब यार देखो, IIT के एग्ज़ाम देते हैं 13 लाख लोग, नीट का 23 लाख लोग, NDA का 8 लाख लोग। मर्चेंट नेवी किसी प्रोफेशन से कम नहीं। SCCGL का एग्ज़ाम पता नहीं लाखों में लोग देते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम लाखों में लोग देते हैं। हमारा कोई प्रोफेशन किसी से कम है नहीं है। और हमारा एग्ज़ाम देते हैं 40,000 लोग IMCT का। मतलब किसी को बताओ तो खुद भी शर्म आ जाए और लोगों को भी शर्म आ जाए। सो द आइडिया इज़ कि यार 40,000 लोगों में 18,000 लोगों को रैंक मिल जाती है, 5,000 लोगों को बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। देखो मैं तो यहाँ से GMDA से बच्चे भेज रहा हूँ, मुझे पता है यार बच्चों का क्या कैलिबर है क्या नहीं। और जिनको मैं नहीं भेज रहा हूँ वो तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। मैं आज जहाज पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त सेल कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार कैंडिडेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ज़्यादा आता नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, बेसिक सवाल पूछे नहीं आते, एटीट्यूड सही नहीं है। तो मैं हमेशा से मानता था, मैंने GMDA अकेडमी स्टार्ट करी थी कि आई वॉन्ट टू बी अ सप्लायर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ पीपल कमिंग इन टू मर्चेंट नेवी, पीपल विद राइट एटीट्यूड, पीपल विद द एटीट्यूड टू लर्न, पीपल विद एटीट्यूड टू वर्क हार्ड। और यही रीज़न है, चाहे GMDA अकेडमी चाहे SMBD मरीन अकेडमी हो, हमने बोला भाई हमारा इन हाउस पूरा रहना भी होगा, खाना भी होगा, रहना भी है। तो भाई बच्चे को अपने उसमें रखेंगे, अडेप्टेबिलिटी सीखेगा, रिपोर्ट करना सीखेगा, टाइम पे आना सीखेगा। ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाल कैसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे देखो, मेरे बारे में लोग 10 चीज़ें बोलते हैं, 1000 चीज़ें बोलते हैं, लाख चीज़ें बोलते हैं। एंड डेफिनेटली यार आई एम इनटू एजुकेशन बिजनेस। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना मेरे लिए अच्छा है, साफ बात। बट मेरी नीयत कंपटीशन बढ़ाने की नहीं है। मेरी नीयत बहुत सिंपल है कि मैं मर्चेंट नेवी में जो लोग जा रहे हैं वो वाकई अच्छा करें। क्योंकि जब अच्छा करेंगे तो यार आज की डेट में 16 लाख सी फेयरर्स है दुनिया में, और 2.5 लाख इंडियन सी फेयरर्स, 2,88,000 2 लाख, और उसमें बहुत लोगों के पास जॉब नहीं है। हम बहुत सारा और जॉब ले सकते हैं डिफरेंट
कंट्रीज़ के लोगों का, शिप ओनर्स का, अगर हम वाकई अच्छा काम कर रहे हैं और ओनर के लिए पैसा बचा रहे हैं, राइट सर। तो क्वालिटी मैटर्स। तो यहाँ पर मेरा बहुत सिंपल मानना है, कोई बोले और क्वालिटी कैसे बेटर होगी, जब कंपटीशन ज़्यादा होगा, जब अवेयरनेस ज़्यादा होगी। बिहार के एक छोटे से ज़िले में गरीब परिवार के बच्चे को पता है कि यार मुझे मर्चेंट नेवी करनी है और यहाँ पर कंपटीशन भी इतना नहीं है और मेरे को ये सैलरी मिल जाएगी, बस मुझे मेहनत करनी है और अपना वक्त बेचना है और हार्ड वर्क और अपना पसीना बेचना है। कोई बुराई है इसमें? नहीं, कोई बुराई नहीं। आप मानते हो? और ये प्रोफेशन बना ही हम जैसे लोगों के लिए है, जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, हार्ड वर्क करने को तैयार है, स्ट्रगल करने को तैयार हैं। और 140 करोड़ लोगों में यार अगर कोई मुझे बोले कि 40,000 लोग सिर्फ मर्चेंट जान जाते हैं, जो कि सॉलिड प्रोफेशन है, टॉप 1% इंडियंस में जो अर्निंग उसमें मर्चेंट नेवी वाले होंगे। राइट। और तब भी इतना कम कंपटीशन है, उसमें बहुत सारे मिथ्स और लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो कोई इसे कंपटीशन कहता है, मैं कहता हूँ मैं अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ग्लोबल सी फेयर्स है, क्वालिटी अच्छी होगी तो हमें और जॉब मिलेंगे। सर, आप पे एक एक्विजिशन है कि आप अपनी एकेडमी JMDI पर फेक रिजल्ट दिखाते हैं। आपके यहाँ सिलेक्शन होता है 50-60 बच्चों का और आप दिखा रहे हैं कि आपका 200-250 का सिलेक्शन हो गया। क्या कितना सच्चाई है इस बात में सर? यार आई गेस पता नहीं है तुम्हारे पास कहाँ से स्टेट्स हैं, आई गेस कोई किसी पे लगाए ये तोहमत, ये मेरे पे नहीं लगा सकता। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने सीखा है। हुआ क्या, मेरे ख्याल से 2022-23 की बात है, मैं मुंबई गया था, एक समिट थी, मैरीटाइम समिट, ग्लोबल मैरीटाइम समिट। तो वहाँ पर एक सर मुझे मिले, मैं कैप्टन, चलो नाम नहीं लेता उनका, कैप्टन साहब मिले। तो मैं ऐसे 2-3 कैप्टन साहब खड़े थे, तो एक जो मेरे जानकार हैं, CN बियॉन्ड के जो ओनर हैं, गौरव, कैप्टन गौरव, उन्होंने उनके आगे मेरे को इंट्रोड्यूस किया और बोला, अरे सर ये प्रणीत है, इसकी JMDI अकेडमी और 100% रिजल्ट है। उस टाइम तक आई ऑल्सो यूज टू से दिस, मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी सेट थे, बट आई वॉज वेरी श्योर कि जितने बच्चे मेरे पास अब रिजल्ट लेके गए हैं, बट उस टाइम तक बच्चे ही बहुत कम थे। जब बच्चे कम होते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली परसेंटेज में अच्छा हो जाता है। जब बच्चे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे परसेंटेज वाइज कम होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो उन्होंने बोला, सर, मैंने बोला हमारे सारे बच्चे निकलते हैं, कहते स्टैट्स का है। वो मुझे धक्का लगा, मेरे पास स्टैट्स नहीं थे। मैंने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसी पे काम किया कि 2017 मेरे पास कितने बच्चे थे, कितने निकले, 18 में कितने थे, 19 में कितने थे, 20 में कितने थे, 21 में कितने थे, 22 में कितने थे, 23 में कितने थे, 24 में कितने थे और 25 में। और जब से मुझे समझ में आया, मैंने वो एग्जैक्ट सबके साथ शेयर करे स्टैट्स। आज अगर मैं बोल रहा हूँ कि 260 बच्चे जून में IMCT में निकले आउट ऑफ 580, मेरा टेलीकॉलर भी यही बोलेगा, मेरी टीम भी यही बोलेगी, मेरे बच्चे भी बोलेंगे, सबको यूनिफॉर्मिटी से पता है। और ये पता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा करना है। लास्ट ईयर अगर 225 जून में थे और बाद में 46 निकले, टोटल 271 निकले, तो सबको पता है। उससे पिछले साल में अगर नंबर 171 था आउट ऑफ 193, तो सबको पता है। उससे पहले लगातार 100%, क्योंकि बच्चे ही बहुत कम थे उस टाइम, कोविड के जस्ट बाहर निकले थे उस टाइम पे 40-50 बच्चे, और वो सारे रिजल्ट विद फोटोज डले हुए, और कितने लोगों की तुमने वीडियोस बना के डाली हैं। सो देखो यार, मैं किसी को मानने ना मानने से नहीं तोल सकता। मैं जो सच बोलता हूँ उसके 2 रीज़न है। यस सर। अब सपोज कर लो कि एक मार्केटिंग का तरीका है, ऑल इंडिया रैंक 5, 8, 12, 260 बच्चे निकल गए JMDI अकेडमी के, हम तो बेस्ट है, तो बोल लो। तुमने बोला, तुम नहीं माना, तुम्हारी टीम नहीं माना, टीचर्स नहीं माना, सब नहीं माना। अगर आपने मान लिया बेस्ट, फिर तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ही नहीं है। और अगर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है तो भैया फिर यू आर डेस्टिन्ड टू फेल। तो कितनी बार तो अपनी टीम को कन्विंस करना पड़ता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। और दुनिया में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे बताइए जो कि एडमिशन लेने से मना करता है। और दूसरी चीज़, चलो मना करते होंगे कुछ बड़े, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि मेरे इतने बच्चे निकले आउट ऑफ दिस मनी, ये तो मैं जानना चाहूँगा। लोग ये कहते हैं ऑल इंडिया रैंक 5 आई, 8 आई, 10 आई, टोटल कितने बच्चे निकले आउट ऑफ कितने से कोई नहीं बोलता। तो ये हमने एक ईमानदारी रखी और एक ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। सो मुझे आखिर में लगता है साहिल एक चीज़ कि सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी ट्रस्ट है, और ट्रस्ट बिकता है। राइट सर। पैसा नहीं चलता, ट्रस्ट चलता है। अगर लोगों को भरोसा और ये पता है कि यार ये आदमी सच बोलता है, तो आते हैं यार पेरेंट्स। अब पेरेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ सर रिजल्ट अच्छा नहीं, अब क्यों भेज रहे हो बच्चों को? नहीं सर, आपके पास ही भेजें क्योंकि आप ईमानदार हो, आप सच बोलते हो। आप ये नहीं बोलते कि 97% रिजल्ट है, 98% रिजल्ट है, 99% रिजल्ट है। आप अपनी भी कमियां बताते हो और बच्चों की कमियां बताते हो, राइट सर। एंड भरोसा चलता है। ये मेरा मानना है, बाकी कोई कुछ भी बोले यार। जय माता दी।
सर लोग कहते हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर्स को हैक करवाते हैं, आप वहाँ पे पैसे खिला देते हैं और आपके बच्चे जो होते हैं वहाँ पे बिना इन्विजिलेशन के खुले से चीटिंग करके सर एग्ज़ाम दे पाते हैं। क्या ये बात सच है, या मतलब मुझे तो नहीं लगता, बट आप इस पे क्या कहना मैं चाहोगे? इसका 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। देखो, मेरा सिर्फ सपना जेएमडी अकेडमी चलाने का तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे ड्रीम्स है जो मैं धीरे धीरे करना चाहता हूँ। यस सर। सो आप सोच के देखिए कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इसके 2 रीज़न है। सिर्फ मैं कर रहा हूँ, पहले मैं दोनों चीज़ों पे आता हूँ। सिर्फ जेएमडी अकेडमी एग्जामिनेशन सेंटर हैक करती है, तो अब इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो मेरे टीचर्स अब पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि भैया हम तो हैक करते हैं सेंटर, राइट। तो मैं इतने लाखों रुपए तनख्वाहें क्यों दे रहा हूँ टीचर्स को कि भैया हैक कराने के लिए? अगर हैक ही कराना तो फिर जुगाड़बाज, फिर एजेंट बन जाता, फिर दलाल बन जाता, 4 लाख दो जाओ, ये क्यों करता? पहली चीज़। राइट सर। दूसरी चीज़, अगर मैं हैक करता हूँ तो फिर मार्केट में नाम भी वही जाएगा, कोई फिलहाल लगवाता है, फिर पता चलेगा, क्योंकि बच्चे बोलेगा भाई तो हैक करते हैं, भाई ये तो हैक करते हैं। फिर मेरे पास बच्चा भी उसी क्वालिटी का आएगा जो पढ़ने वाला नहीं होगा, वो सिर्फ आ रहा है पैसे दूँ, सेंटर हैक और जाऊँ। फिर जो मेरा विजन है कि मैं अच्छी क्वालिटी भेजूँ, अच्छा पढ़ाऊँ, ये बच्चे को संस्कार ऐसे कर दूँ कि इन बच्चों को पता है कि मुझे आगे भी जाके पढ़ाई करनी है, सेकंड में अचीवमेंट के एग्जाम अच्छे से निकालने, वो कहानी तो खत्म होगी। सो पहली बात आपको समझनी है कि मैंने ये, अगर मैं करता हूँ तो मैं अपने फेल होने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आज हो सकता है मैं मोटा पैसा बना जाऊँ, लेकिन आज से 5 साल बाद मेरा अस्तित्व, मेरा नाम कोई नहीं जानेगा, और कल को मार्केट में मुझे कोई बुलाएगा भी नहीं। आज तो लोग बुला के नाम देते हैं, कल को बोलेंगे देखो एक और धोखेबाज आ गया मार्केट के अंदर, ये चोर आ गए, देखो कैसे कैसे काम करे। और नाम सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे के मुकाबले, नाम है तो पैसा आ जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं करता। दूसरी चीज़, बट ये प्रणीत मेहता अपनी जेएमडी अकेडमी पे अभी भी लाखों रुपए ईआरपी खर्च करना, अभी भी चीटिंग रोक नहीं पाता। इनसे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं हो पाता। बच्चा कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी, वो ऐप बनाया बच्चा, उसके अंदर भी वो दुनिया भर का, वो क्या कहते हैं, वो चैट जीपीटी, वॉइस असिस्टेंट, जेमिनी असिस्टेंट, चीटिंग करनी है तो करनी है, बड़ा मुश्किल है यार। अब 2-2 इन्विजिलेटर खड़े करते हैं, एक आगे एक पीछे, ताकि चीटिंग कम से कम हो, बट हम रोक नहीं सकते। अब ये बच्चा जिन संस्कारों के साथ आया और ये सेंटर पे जाके क्या कर रहा है, इसकी जवाबदेही मेरी नहीं है, उस IMU सिटी सेंटर की है। राइट सर। मैंने तो IMU को भी मेल करा था कि यार कि प्लीज़ आप देहरादून में सेंटर रखना बंद कर दो, क्योंकि अगर जेएमडी पे बच्चा आ रहा है तो जनरली वो देहरादून भरेगा, और भरेगा तो सारे पहुंचेंगे एक जगह पे, और जब ये पहुंचेंगे तो इधर तो देखने की कोशिश करेंगे। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। या सेंटर पे स्ट्रिक्टनेस ऐसी करा दो कि खतरनाक हो जाए। एक सेंटर का नाम तो मैंने मेल किया कि इसको कभी मत बनाना, ये सेंटर, ये स्कूल भी फर्जी है और सेंटर भी फर्जी है। तो जो अपने एंड से मैं कर सकता हूँ ताकि मेरा नाम खराब ना हो, क्योंकि एक शिपिंग कंपनी का एग्जाम हुआ था और वहाँ पर हमारे बच्चों ने गजब चीटिंग करी, जिसके लिए मैंने यूट्यूब पे आके सॉरी बोली। और मेरे टीचर कह रहे कि सर आपके बोला बच्चे गलत है। मैंने बोला जब बच्चा अच्छा रिजल्ट देता है तो भी मैं थैंक यू बोलता ना, वाह जेएमडी रिजल्ट लाया। तो जब बच्चा गलती करेगा तो सॉरी बोलना पड़ेगा। बट अब मैं ये मानता हूँ कि यार मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं वो ही कर सकता हूँ। सो हैविंग सेड दैट, अगर कोई ये कहना चाहता है, कोई कभी भी किसी तरह का कोई ऑडियो, कोई वीडियो कि जहाँ पर प्रणीत मेहता इस तरह की बातें कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, लाए प्लीज़ यार, हम तो बिल्कुल ओपनली वो भी डाल देंगे, जय माता दी, इतनी टेंशन नहीं है। मतलब नाम खराब हो बट सच्चे सौदे में हो, झूठे में नहीं। और दूसरी बात यार, जो आदमी यार सिर्फ नाम के पीछे पड़ा है यार, वो जल्दी झूठ नहीं बोलेगा, टेंशन मत लीजिए। कभी भी आके टेस्ट कर लीजिएगा बिंदास, टेंशन मत लो। आगे सर मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था 2019 में जेएमडी का, उस टाइम पर जो मेरी फीस थी दैट वाज अराउंड 50,000। लास्ट ईयर तक 85 थी, अभी 90 की हो चुकी है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतना पैसा आप लूट के कहाँ ले जा रहे हो? क्योंकि आप भी जानते हो कि सर एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए 90,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है सर। राइट है। तो सर आप क्यों इतना फीस बढ़ा के रखा है सर आपने? लालच। मैं साफ बोलता हूँ, ग्रीडी आदमी हूँ यार। अब मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। देखो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। पहली बात, बिजनेस के 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कितना पैसा आ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। मेरे सपने सिर्फ जेएमडी अकेडमी तो एंड नहीं हो रहे, मेरे सपने बड़े बड़े। उसके लिए मुझे कैपिटल चाहिए। मेरा एक बिजनेस चल रहा है, इस कैपिटल को लगाऊंगा। मैं कल को अपनी जगह जाना चाहता हूँ। मैं कब तक किराए की जगह पे रहूँगा यार? आज मेरी जगह तो नहीं, कितने सारे बच्चे छोड़ के जाते कह के कि यार अच्छा नहीं है, यार इसका बेड अच्छा नहीं है, इन्होंने बच्चे घुसा के रखे हुए। तो मैं चाहूँगा ना अपनी जगह बनाऊँ। अब उस जगह को बनाने के लिए पैसे चाहिए। सरकार जीएसटी लेती है, 18% छोड़ती नहीं है, इनकम टैक्स लेती है। जो टीचर्स आते हैं दे वांट सैलरी इंक्रीमेंट। अगर आपको अच्छे टीचर चाहिए तो यू हैव टू पे मोर। धीरे धीरे टीम बड़ी करनी है, क्वालिटी चाहिए। तो एवरीथिंग हैज गॉट अ कॉस्ट अटैच्ड, राइट। अब तुम मेरे पास आए हो यहाँ पे, पूछ सकते हो तुम मुझे रोस्ट कर, मैं भी रोस्ट करता हूँ। तुमने फ्री में काम किया कि तुमने सैलरी ली? सैलरी सर। ली? यस सर। तो भाई, तो मैं भी बच्चों से फीस है। अब इसमें क्वेश्चन ही आता है कि आप कितने में सेटिस्फाइड है। देखो मैंने फीस रखी है, लेकिन बच्चा बेवकूफ़ नहीं है, पेरेंट्स बेवकूफ़ नहीं है। अगर उन्हें ये लगता है कि यार ये में मेरे बच्चे को रिजल्ट मिलेगा, तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेस कर रहे हैं कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मेरे बच्चे का करियर बनेगा
और वो सेटल हो जाएगा तो मेरे को रिटर्न ये मिलेगी, तो यार ये फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है? एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस सिवाय माँ और बच्चे के प्यार के। ये दुनिया की रीत है, हर जगह ट्रांजैक्शनल है, हर जगह ट्रांजैक्शनल है। तो ये सिंपल। तो मैंने लेकिन एक काम करा ईमानदारी के साथ, मैंने बोला यार तुम मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन लो, तुम मेरे से किताब लो यार, जिसको पढ़ना है खुद से पढ़ो तुम मुझे। और देखो मुझे अब गालियाँ पढ़नी कम हो गई पहले के मुकाबले, पहले बहुत गालियाँ पड़ती थी। एक बच्चे ने बोला दल्ले प्रणीत मेहता, आप इंस्टाग्राम पे लाइव करो, दल्ले प्रणीत मेहता बोल रहा है कोई, अब गाली कम पड़ी, क्योंकि मैंने सिंपली लोगों की एक्सपेक्टेशन मैच करा दी। मैंने उनको बताया कि आई एम इनटू बिजनेस, लेकिन तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, और वो बिल्कुल सही होगी, ये तुम मेरे पे भरोसा करो। बट मैं बिजनेस करने आया हूं, मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेसमैन बनने के लिए बना हूं, मैं कामयाब बनने के लिए बना हूं, और ये मेरी जिद है। और उसका भी पीछे एक रीजन है साहिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मनी इज नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी, कि मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसा आज से 8 साल पहले था। एक्टिवा पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बाकी कोई पसंद नहीं चीज़। बट मुझे इतना पता है कि जब आप एक सर्टेन लेवल पे कामयाब बन जाते हो ना बॉस, लोग आपकी बात सुनते हैं। राइट सर। और कामयाबी साली पैसे से तोली जाती है, दिक्कत ये है। अगर आप इतने कामयाब हो तो लोग, अरे यार इसमें कुछ तो बात होगी। आपके इतने फॉलोअर्स हैं, अरे यार इतने लोग बेवकूफ़ तो नहीं बन सकते, ये सुन रहे तो हम भी सब्सक्राइब करेंगे। तो जो ये जुनून है, कुछ है ज़िंदगी की स्टोरीज जो कभी लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, कभी साझा, कभी वक्त नहीं है, अभी बहुत पीछे है, बट वो तभी हो पाएगा जब एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेंगे। और अफसोस, उस सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए खूब सारा पैसा कमाना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों की बद्दुआएं लूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को लूटूँ। मैं चाहता हूँ कि जो खुद से कर सकता है करे, और जो नहीं कर सकता है देन देयर इज़ अ कॉस्ट टेस्ट। तो जैसे कि अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप अपनी एक्टिवा में खुश हैं, तो मैंने आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था 4-5 साल पहले, आपकी वो ब्लैक वाली एक्टिवा थी, आपने उसमें फ़ोटो डाली कि मैं आज भी एक्टिवा चलाता हूँ। फिर आपने उसको अपग्रेड करी वाइट एक्टिवा में, आपने उसके भी फ़ोटो डाली। बट अभी रिसेंटली मुझे कहीं से पता चला कि आपने कार खरीदी है, तो आपने उसको कहीं पर पोस्ट नहीं करा सर, ऐसा ये क्यों? डिप्लोमेटिक, मुझे कहीं से पता चला, इनको पता है सब कुछ, मेरे घर आते रहते हैं, इनको पता है कि कार है। अच्छा पहली बात, मैंने सबसे सस्ती कार ली जो मेरे बजट में थी। मैंने बोला मुझे लोन नहीं चाहिए, मैंने बोला बलेनो लेंगे। बलेनो क्यों ली? इसलिए ली कि यार सबसे ज़्यादा एवरेज देती है, अभी भी मिडिल क्लास मेंटेलिटी है। अगर कल को मेरा लड़का होगा तो वो बोलेगा है मुझे तो सुपर चार्जिंग चाहिए, स्पीड चाहिए। वैसे आई होप गधा ना निकले। तो मैंने ली इसकी माइलेज ज़्यादा। मैंने गाड़ी क्यों ली? मैंने गाड़ी ली अपने पिताजी के लिए, मैंने गाड़ी ली अपने बेटे के लिए। अब क्यों ली? मेरा टाइम बच जाए। मेरे पिताजी को पार्किंसन है, उन्हें जाना होता है, 2-3 बार गिर चुके थे, तो भैया ड्राइवर है, वो उन्हें दुकान पे लेके जाता है, दुकान में बिजी रहता है और दुकान से लेकर आता है अपने ले लेनी। मेरे बेटे को स्कूल जाना होता है, मेरी बेटी को जाना होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी लिए उसके लिए ली, अपने लेनी। तो मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं लिया और ना मुझे ज़रूरत है भाई। एक चीज़ चाहिए, इज्जत। इज्जत कमानी है। पैसा भी इसलिए चाहिए क्योंकि पैसे के साथ भी इज्जत जुड़ी हुई है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी जेब में पैसा है, तुम 10 लोगों के बीच में बैठे हो, भैया इज्जत मिल जाती है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो मेरे पापा के दोस्त लोग रहे, पापा को ब्याज पे पैसे देते थे, लेकिन फिर भी बड़ी इज्जत थी यार। देखो यार पैसा है यार, ये पूरा गेम इज्जत का है, जिसमें इज्जत कमाने के लिए अच्छा काम भी करना है और साथ में पैसा भी कमाना है। आई होप आई मेक सेंस। पता नहीं कितना सही कितना गलत, बट बिंदास बोल रहा हूँ मैं। सर क्या आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट है जहाँ पे आपको ऐसा लगे पहुँचे कि भाई अब मेरी लाइफ में हो चुका है, मैंने सब अचीव कर लिया और अब मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ? बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है यार, मैं बहुत सोच रहा था, एक दिन प्रवीण सर ने ऐसे ही पूछा मेरे से कि यार तेरे दिमाग में क्या फिगर है जिसके बाद तू रिटायरमेंट ले लेगा। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं आज भी देखो, अभी एक ऐसी चीज़ जहाँ पर मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मतलब पैसा नहीं होगा तो घर पर दिक्कत आ सकती है। मैं एक तो ये चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके पैसे के लिए काम करना बंद कर दूँ, कि यार अगर पैसा नहीं है तो घर नहीं चलेगा, या बच्चों का क्या होगा, या कल को यार ऐसा दिखते ना आ जाए। अभी तो पहली चीज़, मैं एक चीज़ सर्टेन चीज़ चाहता हूँ कि यार मैं पैसे के लिए काम करना बंद कर दूँ, देन खुशी में काम करूँ और बिजी रहूँ लाइफ लॉन्ग। मतलब मेरा मानना आज भी है कि मैं ज़िंदगी भर काम करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ सुनेगी तो कल्पेगी। मतलब मैं, जैसे वो अब्दुल कलाम जी थे, भाषण देते थे, गुजर गए यार, राइट। कुछ ऐसी लाइफ चाहता है। आई वॉन्ट टू बी बिजी थ्रू आउट माई लाइफ, बिना मोशन कुछ नहीं है, बट बिजी इन वॉट। आज मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है कि 54 साल की उम्र अभी तक के लिए है। देखो आदमी के विजन प्लान चीज़ों को, ये वीडियो देख के बोलेगा आपने 10 साल पहले ऐसा बोला था, हो गया। यू चेंज विद योर एक्सपीरियंसेस। बट मैंने उस टाइम बहुत सोचा, मैं सोचा यार मैं 54 साल की उम्र तक तो मैं काम करना चाहूँगा दबा के, अपनी हेल्थ को ठीक रखते हुए। 54 ईयर्स के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा, जितना है उसमें संतुष्ट हो जाऊँगा। नहीं कमाया कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मैं वो चीज़ें करना चाहूँगा जो कि सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं। हो सकता है कि अगर बिज़नेस नहीं चले तो फिर पता नहीं यार, बिल्कुल जितने संतुष्ट है उसके अंदर
कुछ एक्स्ट्रा ना करें, और अगर बिजनेस बहुत चल गया तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहूँगा। बट एक एज मैंने नंबर नहीं डाला, क्योंकि मनी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इन माई माइंड। एज है, मतलब अभी 14 साल और मैं दबा के काम करना चाहता हूँ, दबा के मतलब बिल्कुल दबा के। जय माता दी। चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, Yes, sir. वो माता रानी के हाथ में है। क्योंकि यार मैंने तो बड़े बड़े लोगों को बर्बाद होते देखा है मिनटों सेकंडों में, और इसलिए मैं डरता हूँ माता रानी से, डरता हूँ। मैं गॉड फेयरिंग पर्सन हूँ, Yes, sir. और मैं डरता हूँ हाय बद्दुआ से। कितनी बार GMD के बच्चों की जब हम फीस रिफंड नहीं करते हैं, अंदर से मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन बच्चे इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, सीधा मेरे पास आते हैं। उन्हें मेरी कमजोरी पता है। Yes, sir. फिर धीरे धीरे पत्थर दिल होना पड़ता है, नहीं यार बहुत लोगों की तनख्वाहें जानी है, सब करना है, तुम्हारी गलती है, तुम भुगतो, मैं क्यों भुगतूँ। जो बड़े बड़े मैरीटाइम कॉलेज चल रहे, इतने बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं यहाँ पर, वो पैसे रिफंड नहीं करते, तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ। तो कहीं जगह पे दिल पक्का किया है, बट फिर भी कहीं पर जहाँ पर लगता है कि यार ये बेचारा बच्चा वाकई बहुत ज़रूरतमंद है, तो फिर जहाँ पर कुछ बेंड करना पड़ता है कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सर जैसे कई बार आपके इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं उल्टे सीधे, लोग गाली देते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। अब बहुत कम हो गया है। हाँ, अब कम हो गए। अब बहुत कम हो गया है, पता नहीं कैसे हुआ है, लेकिन अब लोगों को तो समझ में आ गया कि ये आदमी बिजनेस करने आया है, ये आदमी बिजनेस करेगा, उस बीच में हमें क्या दे रहा है वो चुपचाप ले ले। है क्या कह रहे हैं? और हाँ, दूसरी बात, अब शायद हमारे लिए जवाब हैरी सर ने, तुम लोगों ने देने शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे कभी जवाब देना पसंद था नहीं यार, कभी भी। बट अब गालियाँ कम पड़ती है। फिर भी तुम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो। सो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। तो सर मान लो जैसे अभी आपका GMD चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मैं फिर से बोलता हूँ। अच्छा मतलब मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा का मतलब क्या है, जब आपको ये रिजल्ट बड़ा सॉलिड दिया है यार, मज़ा आ गया यार। क्या प्रोसेस है कि आप नहीं भी आ रहे हो तो भी अकेडमी चल रही है, एवरीबडी इज मोटिवेटेड, वेलफेयर हो रहा है, बच्चे हैप्पी हैं, टीचर्स हैप्पी हैं, टीम हैप्पी है। अभी देयर इज अ लॉट टू बी डन है, बिल्कुल नहीं। सर मान लीजिए जैसे भी आपके डिफरेंट वेंचर्स जैसे GMD है, SMVD है, बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए किसी दिन ऐसा होता है कि सब कुछ नहीं है, तो आपने कुछ बैकअप प्लान सोच के रखा है अपार्ट फ्रॉम सेलिंग? अपार्ट फ्रॉम सेलिंग यार, ये नहीं यार, अभी सिर्फ सेलिंग ही सोचा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स अभी तो वैसे 5 साल के बाद एक्सपायर होने वाले सारे, 4.5 साल मुझे ऑलरेडी हो गए हैं। यस सर। तो आई एम वेरी डरा। देखो यार, बिजनेस में एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपके पास पीछे बैकअप है ना, बिजनेस कर नहीं सकते। तो मैं जब 2 साल का गैप लेने के 2021 में आया था, मैं दबा के मेहनत यही सोच के करी कि यार मैं ये सोच के नहीं कर रहा हूँ कि मैं वापस झाड़ पे चला जाऊँगा, तो अभी भी नहीं है। बट मैं क्योंकि भगवान से डरता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि आई हैव क्विट सेलिंग, कि मैं छोड़ दे। माता ने बोला अच्छा छोड़ दी तूने, बड़ी बड़ी बातें कर रहा, ले बेचती हूँ अभी तुझे, सब कुछ तो उनके हाथ में, हम कौन है, राइट सर। कौन से खेत की मूली है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है यार। बट मुझे लगता है एक चीज़ साहिल, अगर मैं ईमानदारी से काम करूँगा और अगर मैं लोगों का भरोसा जीतूंगा तो मैं फेल नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकता। और भरोसा जीतने के लिए यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। जय माता दी, ये मैं मानता हूँ। सर जैसे कि अभी GMD पे मोटा 500-550 की कैपेसिटी है, बच्चे इतने ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, बच्चे तो ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, बट लोग Day scholar भी लड़के भी, हाँ। लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई 90,000 रुपये फीस से इन्होंने इतना कमा लिया, ये सब कर लिया। तो उसमें से आप कितना घर लेकर जाते हो, और जब आपने GMD स्टार्ट किया था अपनी 10 लाख रुपये की सैलरी छोड़कर, तब आप कितना लेकर जाते थे सर? बहुत बढ़िया। तो मेरी पहली सैलरी GMD के स्टार्ट होने के 2 साल के बाद थी, 3 साल के बाद एग्जैक्ट, दैट वॉज 10,000 रुपीज़ पर मंथ। 6 महीने के बाद तनख्वाह बढ़ाई थी और करी थी 12,500 रुपये। हम कमा बहुत कम रहे थे, जोड़ना ज़रूरी था, और 6 महीने के लिए बीच में शिप पे जाते थे। बट आई गेस वो एक बहुत बुरा तरीका था बिज़नेस करने का। बिज़नेस कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप 6 महीने यहाँ 6 महीने, बिज़नेस को तो पूरी जान देनी पड़ती है। तो जब मेरा लोन उतर गया था घर का, और 2021 में मैं उतर के आया था कि 2-2.5 साल यहीं पर दूंगा, पूरी जान लगाऊंगा, तो तब से मैं बस दबा के मेहनत कर रहा हूँ। अब बात करते हैं टेक अवे होम सैलरी की। आज की डेट में मेरी और प्रवीण सर की टेक अवे होम सैलरी उतनी है जिससे हमारा गुजारा होता है। बाकी सारा का सारा रखा हुआ है कि अपनी जगह पे चले जाएं, किराए की जगह से निकलें। यस सर। जिसका किराए का घर होता है वो कहता है ना कि मैं अपना घर लेना चाहता लेना चाहता हूँ। हूँ। उसी तरह GMD अकेडमी आज भी किराए के घर पे है, और अपने घर पे इसको जाना ज़रूरी है। तो अभी सारी चीज़ें, सारी मेहनत, सारे चीज़ें सीखें कि GMD अपनी जगह पे जाए। और जिस दिन GMD आके अपनी जगह पे जाएगी, थोड़ा सा जो टेंशन रहती है कि यार मैंने लाखों में किराया देना है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और शायद और अच्छा नाम डेवलप हो पाएगा। सर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कोई ऐसा फेलियर जिसको लेके आप आज भी रिग्रेट करते हैं, ऐसा कुछ है? यार देखो, रिग्रेट की, देखो फेलियर बहुत सारे हैं, बड़े छोटे, तो मतलब अगर नाम गिना बैठे तो रात हो जाएगी फेलियर में। बट हाँ, एक रिग्रेट ज़रूर है। रिग्रेट मतलब यार, रिग्रेट भी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन अभी जो दिमाग में आ रहा है ये चेंज हो सकता है विद टाइम। कभी किसी ने कुछ अब अचानक से तुमने क्वेश्चन पूछा है, तो एक रिग्रेट है जैसे कि यार मैं SSB में 3 बार फेल हुआ है, मैं इंडिया ज्वाइन नहीं कर पाया, मैंने ढंग से सीरियसली पढ़ाई नहीं करी। मतलब SSB को लेके मेरे अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं थी। मुझे लगता है कि अब शायद इन अंदर मेरे वो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि मैं जो मन में सोचता हूँ वो मैं कहता हूँ और वो मैं करता हूँ। इसे कहते हैं मन कर्म वचन। Yes, sir. तो NDA में होता है साइकोलॉजी,
GTO इंटरव्यू, और सॉरी साइकोलॉजी यहाँ से, कर्म हो गया GTO, और वचन जो आप बोलते हैं इंटरव्यू। तो ये तीनों मैच करने के लिए मुझे लगता है कि आई एम वेरी क्लोज टू दैट। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं टेरिटोरियल आर्मी देके एक बार SSB क्लियर करूँ जीवन के, अब सिर्फ 1-2 साल बचे हैं, एक बार मैं SSB क्लियर करना चाहता हूँ। ये फिलहाल रिग्रेट है जो अभी मुझे याद आ रहा है। वैसे बहुत सारे हैं, ऐसे बोलो तो रिग्रेट बहुत सारे। पापा को टाइम नहीं देता, वाइफ को टाइम नहीं देता, बच्चे बड़े हो रहे, बच्चों को टाइम देना चाहिए, नहीं देता। छोटा सा था जब मम्मी गुजर गई तो मम्मी थोड़ा और टाइम रहती है, ऐसे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। अब बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब इमेंस रिग्रेट्स। कई लोग कहते हैं ना, डायलॉग मारते हैं, आई डोंट बिलीव इन रिग्रेट्स, आई हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स एंड आई कीप थिंकिंग अबाउट देम एंड समटाइम्स आई कीप क्राइंग ऑल्सो। पिक्चर देखो, रो दो। आगे बताओ। सर जैसे जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो पहले आपने NDA दिया, फिर आप IIT के लिए चले गए, फिर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली, तो फैमिली का कुछ प्रेशर था कि ये करना है वो करना है, मतलब कैसा था उस टाइम? प्रेशर की बात करते हो, बताओ। जो जिस इंसान का बेटा 2 साल हो गए घर पे बैठा है 12वीं के बाद, ठीक ठाक जगह से पढ़ा हुआ है, और 2 बेटियां बाद में, दुनिया भर का कर्जा है, और उन्हें एक ही सारा दिख रहा है कि अगर कुछ बन गया तो ज़िंदगी में कुछ कर देगा मेरे लिए, मेरी तो नाव डूब रही है। तो क्या उस पहले तो मेरे पापा पे बहुत प्रेशर यस सर होगा। दूसरी बात यार, मेरे पे प्रेशर पापा की तरफ से कभी नहीं आया, या तुम कह लो कि मैं इतना अनाड़ी था, मैंने कभी प्रेशर लिया नहीं। मतलब कर्जे वाले आ रहे हैं, हल्ले कोई नहीं, मतलब सही में मैं बड़ा ही पथेटिक था, कभी मुझे लगता है कि यार नालायक था। बट जब मेरे दोस्त यार निकल गए तब मुझे लगा यार तो मौत है, सारे निकल गए, मैं ही रह गया, यस सर अब क्या। और स्कूल में मैं ठीक ठाक था यार। सो आई दिस दैट पीयर प्रेशर, वो प्रेशर आ गया था यार सेकेंड ईयर ड्रॉप में, जिसके लिए मैं फिर दिल्ली भागा। IIT और पापा मेरे फिर बोले कि यार तू इतना पैसा खर्च करेगा, मेरी नाव डूब जाएगी। एंड एट द एज ऑफ 16 आई टोल्ड हिम, आपकी नाव डूबती है डूब जाए, क्योंकि तो ऑलरेडी डूबी हुई है, दुनिया भर के कर्जे के छेद हो रखे हैं, आप मेरी नाव पार लगाओ, मैं आपकी नाव बचा दूंगा। अब बोला तो था, भगवान की तरह से हो भी गया, बट जरूरी नहीं है हो, क्योंकि हर माँ बाप कर्जे पे पैसा लेके बच्चे के लिए करते हैं, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते। मेरे को तो शायद माता रानी की ब्लेसिंग मिली थी जो मैं अभी तक कर पाया, और अभी भी बोल रहा हूँ, अभी तक आगे का कुछ पता थोड़ी है कब क्या हो जाए। वही पापा मुझे बोले, खोते दा पुत्र तेनू क्या सी, सेलिंग ना छोड़ी, बिजनेस क्यों है, देख मैं तेनू क्या सी, हो सकता है ना, राइट। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तो इसलिए डर के चलना चाहिए। सर मान लो अगर अभी आप 18 साल के होते वापस से, तो आप क्या सेम प्रोफेशन में मर्चेंट नेवी में आते हैं, कुछ और चूज़ करते हैं? नहीं यार, पहला प्यार तो यार इंडिया आर्म फोर्सेज आज भी है। हाँ। पहला प्यार तो वही था यार, देखो साफ बात है, मैं जा नहीं पाया, मैं फेल हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर आया। मुझे मर्चेंट नेवी ने दिया बहुत कुछ, मतलब जिस तरह का मैं एक एवरेज लड़का था, मैं पढ़ाई में जीनियस नहीं था, बट आज जो मैंने कमाया है, जो मैंने पाया है भाई, ये मर्चेंट नेवी के अलावा दुनिया में और कोई प्रोफेशन नहीं दे सकता। तुम यकीन करोगे, मैं 7th क्लास में था, मेरे मैथ्स के टीचर, उस टाइम फिजिक्स के टीचर थे SK गुप्ता सर, उन्होंने सेंट जोसेफ मेरे पापा को भी पढ़ाया, मुझे ही पढ़ाया सेंट जोसेफ में, और मैं उनका ट्यूशन भी पढ़ता था। 7th क्लास में मेरे पापा ने उनसे पूछा कि सर ये क्या करे, तो 7th क्लास में वो कहते थे, यार विजय अपने बेटे को मर्चेंट नेवी में करा दियो, तेरे सारी 7 पुश्तें तर जाएंगी, ये उनका। तब तक मेरा तो कोई डिसीजन नहीं था। 7th क्लास में ही एक रोहित भैया थे मेरे, वो मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, आज वो शिपिंग में अपना कुछ कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी 7th में कहती थी, इस लड़के की तरह तुझे बनना है, और ये भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेगा। मम्मी, मैं 10th में गया, मम्मी गुजर गई, पर 7th में मेरी मम्मी सोचती थी। तो कहीं ना कहीं शायद कायनात ने मिला के मुझे करवाई यही चीज़। और तुम हंसोगे हैरी, मेरी कुंडली में जो 1984 में बनी या 1985 में बनी, 84 अक्टूबर में 85 बनी होगी, उसमें लिखा है कि ये समुद्री अनुसंधान करेगा, दैट इज फकिंग मरीन इंजीनियरिंग। कौन बिलीव करेगा ये बात, जब सालों बाद जब दुख तकलीफ है इंजीनियरिंग जन्म, उसमें लिखा है समुद्री अनुसंधान, मर्चेंट नेवी नहीं, समुद्री अनुसंधान, मरीन इंजीनियरिंग करेगा। यस सर। अब कोई लोग पूछेंगे पंडित कहाँ है, भाई वो पंडित गुजर गए, मैं भी उनका पीछा कर रहा था काफी टाइम तक, मिले नहीं मुझे वो। इट वाज ऑलरेडी इन योर डेस्टिनी। सो इट वाज डेस्टिन्ड। देखो एक चीज़, कई बार लोग कहते हैं कि नसीब बड़ा कि कर्म, यार नसीब बहुत बड़ा है, लेकिन नसीब तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में कर्म है, इसलिए उसकी बात कर। नसीब तेरे हाथ में नहीं, इसलिए उसकी बात मत कर। तेरे हाथ में कर्म है तो उसकी बात कर, और अगर तू जिद्दी और तेरे कर्म में दम है तो तू अपना नसीब बदल देगा, ये भी लिखित ले ले, ये तय है। यस सर। ये तय है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो जैसे लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं। बुलशिट, मुझे नहीं लगता कि तुम कह रहे हो इसलिए ऐसा मान लेते हैं। आगे बताओ। सर आपकी वीडियोस देखते हो, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसी क्या 3 क्वालिटीज़ हैं जो आप चाहोगे कि हर एक एस्पिरेंट के अंदर हो? यार ये सिर्फ मर्चेंट नेवी के लिए नहीं है, दुनिया में कुछ भी करना चाहते हो, तुम बिजनेस करना चाहते हो, तुम पान की दुकान खोलना चाहते हो, तुम नौकरी करना चाहते हो, कोई भी 3 क्वालिटी है। देखो सबसे पहली बात, जिद्दी बनो। जिद्दी बनने के लिए भूख होनी बहुत ज़रूरी है, और वो अंदर से आती है। परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। मतलब अब
इसमें भी डोंट गिव अप में ये नहीं है कि यू डोंट गिव अप ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया, कि सपोज कर लो कि प्रणीत मेहता JMD अकेडमी स्टार्ट करते और 4 साल लगा दी, JMD अकेडमी कामयाब नहीं हो रहा, उसके पीछे लगे नहीं। द आइडिया इज टू बिकम सक्सेसफुल, नहीं हो रहा तो देन स्टार्ट समथिंग एल्स। डोंट बी परसिस्टेंट टूवर्ड्स विद वन आइडिया। अगर नहीं चल पा रहा है पूरी जान लगाओ, ये करो वो करो, इधर से कोशिश करो, इधर से नहीं हो तो कुछ और करो। आपको कामयाब बनना है एंड यू कांट क्विट ऑन दैट आइडिया दैट आई हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। बट उसके लिए इधर से जो भी आपको रास्ता अपनाना पड़े, रास्ता टेढ़ा मतलब ये नहीं कि चोरी चपाटी, मतलब सही एम को पाने के लिए से आपने आइडिया लगाया कि साहिल कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, आप सीधा एक ही छलांग मारे, यूँ नहीं जा पा रहे तो यार स्ट्रैटेजी चेंज करो, इधर से जाओ, ऐसे तरीका अपनाओ, ऐसे अपनाओ, घुमा के जाओ, बट पहुँचना वहीं है, रास्ता अलग हो सकता है, राइट। तो जिद्दी होना ज़रूरी है, लगे रहना ज़रूरी है और भूखा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमी भूखा है वो सीखेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, लोगों के पास जाएगा, परसिस्टेंट है तो लगा रहेगा और जिद्दी है तो गिव अप नहीं करेगा, राइट। और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है, अभी दिमाग में 3 ही आ रही हैं, बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर कोई लाइफ में आपके जैसा बनना चाहता है तो उसको इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यार मेरी तरह क्यों बनना है भाई, ऐसा मैंने क्या, देखो आप लोग यूट्यूब के सब्सक्राइबर इन्फ्लुएंसर के दम पे, और ये जो मेरे से कितने ज़्यादा सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ डूइंग फॉर सोसाइटी, अलग अलग वे मिले, हर किसी का विजन बहुत अलग है साहिल भाई। मेरा एक दोस्त मुझे अभी यूनियन में मिला, वो सेटिस्फाइड आदमी है यार, वो सरकारी नौकरी कर रहा है, GST डिपार्टमेंट में है, उससे ज़्यादा कमाना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं। लोग दिल्ली में पैसा देके दिल्ली में चाहते हैं ट्रांसफ़र, हो कहते हैं दिल्ली से दूर रखो, मुझे फैमिली लाइफ चाहिए, वो खुश है यार, तो अपने आप में जय माता दी का, उसके लिए वो कामयाबी है, उसकी तरह कोई बनना चाहते हैं। देखो मुद्दा है संतुष्टि का, संतुष्टि का, और मेरी तरह क्यों बनना है, मैं तो बहुत ही असंतुष्ट और बहुत ही अनहैप्पी आदमी हूँ यार, मेरे को तो खुश करना पड़, मैं तो सेल्फ वैल्यू 0 है, मेरी तरह तो बिल्कुल मत बनो। तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है लाइफ की। जैसे मेरी प्रायोरिटी आज के टाइम फैमिली से ऊपर बिजनेस है यार, सच्चाई यही है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? जिसकी फैमिली प्रायोरिटी है, फैमिली को टाइम दे, अच्छे से करे और परिवार को टाइम दे, से अच्छा क्या है? तुम सक्सेसफुल हो बस। किसी की प्रायोरिटी है कि मुझे बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना है, बनो ना यार, प्रायोरिटी है, जय माता दी करो ना यार, या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही बोल रहा। किसी की प्रायोरिटी है कि नहीं यार मुझे देश के लिए कुछ करना है, प्रायोरिटी आप अलग वे में कर सकते हो, NGO चला सकते हो, ईमानदारी से काम करो, बट मैं सिंपल सी कहना है, जो चीज़ करो अच्छे से करो और ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि कल को डंके की चोट पे 100 लोगों में, 1000 लोगों में, लाख लोगों में शर्मिंदा ना होना पड़े, बस ये चीज़ कहना चाहूँगा। सर इस क्वेश्चन में मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहूँगा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे आपकी जर्नी रही, तो इसमें आपकी वाइफ और आपके फादर का क्या रोल रहा फ्रॉम बीइंग अ जीरो? भाई बहनों का भी नाम ले दो, गुस्सा हो जाएंगी वो। वापस पूछ लेता। नहीं ऐसे ही चलेगा। तो देखो यार, सबसे पहला रोल तो देखो मेरी माँ का रहा। यस सर। अभी तक की जर्नी में, अगेन व्हेन आई से दिस, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ, ये तो इन नालायक लोगों की जिद है कि सर आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है और ये मेरे पीछे पड़े हुए थे तो मैं कर दिया, क्योंकि अभी जर्नी मेरी बहुत लंबी है। बट अभी तक की जर्नी तक के में बहुत बड़ा रोल मेरी मम्मी के संस्कारों का रहा है। और देखो यार, अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं थैंक यू बोलूँ, अपनी यूलॉजी लिखूँ कि आओ मैं अपनी वाइफ का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपनी बहनों का करना चाहूँगा, या मैं अपने पापा करना चाहूँगा। पिताजी का उनकी गालियों में डेली थैंक यू हो जाता है, जिन्होंने सब कुछ किया। हम क्या 10 मिनट नहीं बैठते दिन में, सेम घर में रहते हैं 15 मिनट नहीं बैठ सकते, तो वो मतलब मामला फेल है वहाँ पे, तो नॉट अ गुड सन। वाइफ ने भैया, वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन बिफोर मैरिज वर टुगेदर, तो वो बेचारी दुखी रहती है क्योंकि काम 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 काम, तो वहाँ भी फेल हो गया मामला। बेटे ने उस दिन 4 नंबर दिया एज अ फादर, वहाँ भी फेल हो गया। तो बात करते हैं सिर्फ उस इंसान की जिसको मैं, मतलब जो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा हाथ उनका रहा, दैट इज़ माई मदर। और मैं इस पॉडकास्ट को इस चीज़ से एंड करूँगा कि जो लड़का भी ऐसा सेंटी हो रहा है, कल उसकी मम्मी का बर्थडे था, उसे याद नहीं था, तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे रिग्रेट्स लेके मैं बैठा हूँ अपने जीवन में। सो मेरी जर्नी भी बहुत लंबी और बहुत सारी गलतियाँ करनी और आप लोगों को बतानी है। प्लीज़, मैं नहीं जानता कि मेरी जर्नी मुझे कहाँ लेके जाएगी आज से, पता नहीं, पहले तो ये नहीं पता कि जीवन कितना लंबा है, पता नहीं कल कुछ हो जाए, परसों कुछ हो जाए, 5 साल बाद 10 साल बाद हो, बट मैं ये चाहता हूँ कि यार जब भी यहाँ से जाऊँ, जब भी जाऊँ, नाम कमा के जाऊँ और नाम के साथ पैसा भी कमा के जाऊँ, ये मैं चाहता हूँ। बट अगर भगवान ने कोई एक चीज़ देनी हो मुझे, पहले तो दोनों चीज़ें दे, दोनों चीज़ें चाहिए मुझे, चाहिए, लेकिन अगर कोई एक चीज़ देनी है तो मुझे नाम ज़रूर दे,
बस इसके साथ मैं एंड करना चाहूँगा। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ नहीं लो। सर, बस यही था। हैरी सर कोई क्वेश्चन? हाँ दो, माइक दो। हाँ हैरी सर क्या क्वेश्चन है? सॉरी लास्ट क्वेश्चन था, बट आई एम ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा, बट मेरी क्यूरोसिटी और जाग जाती है जब मैं सारा पॉडकास्ट सुनता हूँ। ऐसा कब कौन सा लास्ट टाइम था व्हेन यू स्लेप्ट पीसफुली? यार मज़ा नहीं है यार, मतलब मैं तुम्हें साफ बोलूँ, मैंने अपनी लाइफ खुद ही ऐसी बनाई है हैरी, खुद ही ऐसी बनाई है मैंने। और मेरे पिताजी जानते हैं, मेरे घर वाले जानते हैं कि ये कुछ अभी नया करेगा, फिर कुछ नया सोच लेगा, फिर कुछ नया सोच लेगा। और मैंने ऑलरेडी, मज़े की बात है साहिल, करण, हैरी, मैंने अगले 5 साल के लिए चीज़ें सोची हुई हैं, हो या ना हो अलग बात है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और यार पीसफुल वाला जो मामला है ना यार, आई रियली डोंट हैव अ क्लू। बट हाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी कोई बहुत परेशान बच्चा होता है और उसकी ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट हो जाता है मेरे थ्रू, तो मुझे कभी कभी चैन की नींद आती है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब सपोज़ को एक बच्चा यार 3-4 साल से बिल्कुल लटका हुआ था और उसका कहीं नहीं हो पा रहा था और उसका हो गया, और उसने उसमें श्रेय हमें दिया, क्योंकि ऐसे बच्चा में याद रखते हैं, उसमें मुझे थोड़ी खुशी मिलती है। बट बाकी यार अभी टाइम नहीं है पीसफुल नाइट्स का। आई जस्ट होप कि ये स्ट्रेस के कारण ऐसा ना हो कि कोई बीमारी हो जाए या मर जाऊँ, बस यही चाहता हूँ मैं। बट ये है कि हाँ, अभी चाहता हूँ कि दबा के मेहनत करूँ, यही टाइम है यार। राइट सर। जी ले, और जी ले मतलब एक विजन मिशन के साथ। और एक ही बार ज़िंदगी मिली है यार, माँ तो ऊपर चलेगी, बट क्या पता ऊपर से देख रही हो, कुछ सोच ले। चलो बाय। With this we will end this podcast. Thank you so much sir for this, and I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।